हाय गाइस, दिस इज़ मी रजनीश श्रीवास्तव। आप सभी का स्टडी वेल इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक रीजनिंग एजुकेटर हूँ और मैं पिछले 7 सालों से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ फॉर एसएससी, IBPS एंड मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें टू गेट फर्दर अपडेट्स। आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स एंड बुक्स रिकमेंड करूंगा फॉर अपकमिंग IBPS RRB 2021 एग्जामिनेशन। तो अगर आपने IBPS RRB 2021 एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा। तो दोस्तों, आगे जो मैं टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, हो सकता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि मान लो मेरी बात कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना कोई हलवा तो है नहीं। अब अगर आप देख रहे हो आरआरबी ने 12,000 वैकेंसीज दी है तो वहाँ 12 लाख लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आप समझो इस बात को, 10,000 में से एक सीट मिल रहा है, तो 10,000 लोगों में आपको ये प्रूफ करना है कि वो क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है जो उन 10,000 लोगों में नहीं है और वो आपके अंदर है। आपका प्रिपरेशन इस लेवल का होना चाहिए कि आप उन लोगों को बीट करके आगे बढ़ सको। मान लो चलो 10,000 में से 5,000 ऐसे लोग हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बट स्टिल देयर आर 5,000 स्टूडेंट्स। 5,000 लोग एक साथ हैं, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। सो आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उन 5,000 लोगों से बेटर हों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमें वो सीट मिल सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ आगे टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। अगर आपने उन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया देन बिलीव मी, आप वो डिज़र्विंग कैंडिडेट बन जाओगे फॉर श्योर। तो दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोगों ने सारा सिलेबस, पैटर्न, हर चीज़ अच्छे से देख लिया होगा, है ना। चाहे वो क्लर्क हो चाहे PO हो, दोनों ही चीज़ों में आपने देखा होगा 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, अगर आप PO के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, तो उसे कैसे क्लियर करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको इंटरव्यू में, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ पे खास ध्यान दूंगा, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, कैसे प्री मेंस को निकालना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। और अगर आपने पैटर्न देख लिया होगा, अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि प्री का जो एग्ज़ाम है वो 45 मिनट्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के लिए, और उसमें 2 सब्जेक्ट पे खास ध्यान देना है, क्वांट और एक रीजनिंग। और अगर आप मेंस का सेक्शन देखते हैं तो वहाँ 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे फॉर 200 मार्क्स, एंड उसमें 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। पहला तो आपका होता है क्वांट, देन रीजनिंग, कंप्यूटर, GS एंड लास्ट इज योर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो, इट्स अप टू यू। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको अपना प्लान बनाना है जिससे आपको श्योरली सक्सेस मिल सके और आप IBPS RRB 2021 को क्रैक कर सको। पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस एग्ज़ाम में अपना 100% देना है, कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, इसका खास ध्यान रखिए आप लोग। आपको दिन रात एक करके जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी होगी। आपको पूरा लॉयल होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना है कि प्रिपरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका प्रिपरेशन का तरीका ही डिसाइड करता है कि आगे आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली एक प्रोवर्ब बोला जाता है, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बहुत सारे बच्चों को यूजलेस लगता है, बट यही फैक्ट है। अगर आप अपने प्रिपरेशन के साथ लॉयल नहीं हो ना, तो समझ लेना बेटा आपके और 2-3 अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप आज लॉयल हो जाते हो ना, तो देन डेफिनेटली यूनिवर्स विल हेल्प यू टू गेट सक्सेसफुल इन एग्ज़ाम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल अभी से बना लेना है अपने लिए। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे जॉब कर रहे हो देन आपको 4 घंटे एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, और अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आपके पास एटलीस्ट 10 आवर्स होते हैं पर डे। अब इस टाइम को कैसे डिवाइड करना है ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो लोग जॉब वाले हैं उनको 4 घंटों का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको स्ट्रक्चर पहले से बना लो। तो 4 घंटों में 2.5 घंटा आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें 2 घंटे आप पहले चैप्टर को समझोगे, उसके बेसिक्स देख लोगे, उसके फॉर्मूलाज देख लोगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, तो वो चीज़ को पहले नोट्स बना लो अपने लिए, तो आपको हेल्प करेगा। बाकी का जो आधा घंटा है उसमें आपको मॉक टेस्ट दे देना, आप देखना क्या स्पीड बन रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। 2.5 घंटे आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देना है,
बाकी का जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें आप रीजनिंग पे प्रैक्टिस करो, जिसमें आप 1 घंटा करोगे, अगेन चैप्टर को समझोगे, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, टिप्स है, वो चीज़ को क्लियर कर लो। बाद में आधा घंटा जो है उसमें अगेन आप एक मॉक टेस्ट दो। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 20 डेज तक करना है। अब इस 20 डेज में आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा और आपका एक अच्छा सा स्पीड भी बन जाएगा। अब आगे के जो 10-15 दिन है उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि IBPS डिमांड करता है स्पीड की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू क्रैक एनी IBPS एग्जामिनेशन, स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको स्पीड पे खास ध्यान देना है। इवन यू नो द चैप्टर्स, अगर आपको टाइम कम पड़ जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और उसके बाद मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको खास करके ध्यान देना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, हो सके 3-4 जितना हो सकता मॉक टेस्ट दो, साथ में एनालिसिस भी करते जाओ, ताकि आपको अपना स्पीड और मार्क्स पता चलते रहें। अब हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स की जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके पास लगभग 12 से 13 घंटे होते हैं पर डे, जिसमें से अगर आप इन बिटवीन ब्रेक लेते हो तो 2-3 घंटे को हटा दो, तो आपके पास एटलीस्ट 10 आवर्स होते हैं पर डे फॉर योर प्रिपरेशन। अब इस 10 घंटे को कैसे स्ट्रक्चर करना है फॉर योर प्रिपरेशन, तो पहले बात तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप 4 घंटे बैठ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करोगे। अब इस क्वांट को कैसे करोगे, तो पहले तो आप बेसिक समझोगे हर एक चैप्टर का, और उस चैप्टर का जब आपको बेसिक्स आ जाएगा तो उसके टाइप्स देखोगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, क्या अप्रोच होती है जिससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इवन आपको बेसिक पता है, फॉर्मूला पता है, पर किसी क्वेश्चन में उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं उसका तरीका ही अलग होता है। क्वांट में खास करके ये क्वेश्चंस होते हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, तो ये सारे चैप्टर में आपको ये चीज़ पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको पूरा चीज़ अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो 4 घंटे आप क्वांटिटी करोगे, उसके बाद 2 घंटे आप रीजनिंग करोगे, 1 घंटे आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे और 1 घंटा आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए भी सेम करोगे, आप चैप्टर कोई भी देखो, उसके बेसिक्स को समझो, उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, जिससे आपको आइडिया मिले कि किस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा ग्रामर और वोकैबुलरी पार्ट पे। ग्रामर को कैसे करेंगे, तो पहले ग्रामर के हर एक रूल्स को लिख लो, नोट्स बना लो, समझ लो कि कौन सा रूल कब अप्लाई होता है। उसके बाद उसको चेक करने के लिए एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर के, तब आपको पता चलेगा कैसे एक एरर को स्पॉट किया जाता है। देन सेकेंड इज वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी के डेली आपको हर एक दिन आपको 20 वर्ड्स एटलीस्ट याद करने हैं, उसके मीनिंग्स एज वेल एज उसके अपोजिट्स को भी ध्यान में रखना है। देन करंट अफेयर की बात करें तो आपको डेली 1 घंटे देना है आपके करंट अफेयर पार्ट के लिए। उसमें आप 1 लाइनर करंट अफेयर आपको बहुत सारे साइट्स में मिल जाएंगी, बट उतना पढ़कर छोटा नहीं है, उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको नोट्स बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव हो। क्वांटिटी की बात करूँ तो उसमें ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मोस्टली वेटेज उसी भी होता है, 60% से भी ज़्यादा उस चैप्टर से आते हैं, और बाकी के चैप्टर्स में थोड़े थोड़े बहुत आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बट अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज़ की, सिंप्लीफिकेशन की, DI की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अप्रॉक्सीमेशन की, तो इसमें हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वेटेज इन चैप्टर्स पे होता है, तो आपको इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, उस पर ध्यान देना है आपको। इनपुट आउटपुट है, उस पर ध्यान देना है आपको। दैन ब्लड रिलेशन भी है। सो ये सारे जो चैप्टर है आपको इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। आप पेपर देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर्स पे कम ध्यान देना है। बट ऐसा आप कभी गलती मत करना कि किसी चैप्टर को ऑप्शनल में छोड़ देना, क्योंकि अब ऐसा कंपटीशन हो गया, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो हो सकता है आपका मार्क्स जो वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये रिस्क मत लेना, आप हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, बट जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर बुक्स की बात करें तो 2 टाइप की बुक होते हैं, एक तो होता है आपका प्रैक्टिस साइट के लिए और एक होता है आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बेसिक क्लियर करना है पहले या प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक बिल्कुल ही नहीं पता होता है, इसलिए आपको बेसिक्स वाले बुक्स लेने होंगे,
और दूसरे वो है जो ऑलरेडी जानते हैं चैप्टर के बारे में, जो कोचिंग वगैरह में जाते हैं उन बच्चों को तो बेसिक बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस बुक लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर जो कोचिंग नहीं जाते हैं उन बच्चों को बेसिक के लिए बुक भी लेना पड़ेगा। तो जो बेसिक वाले हैं उनको अगर तैयारी करनी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप एमटायरा ले सकते हो, उसमें बहुत सारे वैदिक ट्रिक्स दिए हैं और बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका अगर आपने एमटायरा अच्छे से कर लिया है तो। देन रीजनिंग की बात करो तो वहाँ पे RS अग्रवाल भी अच्छा है, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो सकता है। देन इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम का इंग्लिश बुक लीजिए, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। एंड देन कम्स योर करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर से आपका बैंकिंग भी ठीक हो जाएगा एज वेल एज करंट अफेयर भी वहाँ से निकल जाएगा। तो एक एटलीस्ट एक मैगजीन आप रिफ़र करो और वो भी 3-4 महीने के लेकर उसको रिफ़र करते जाइए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक देखना है तो प्रैक्टिस के लिए देयर आर 3 पब्लिकेशन मैं आपको रिफ़र करूँगा। एक तो होता है आपका आर्यन पब्लिकेशन जो सबसे अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, देन योर किरण पब्लिकेशन और थर्ड इज़ योर दिशा पब्लिकेशन। तो इन तीनों पब्लिकेशन में आपको जो भी बुक लेना है आप ले सकते हो। उसमें मॉक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं। आप अमेज़ॉन पे सर्च कीजिए, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, आपको रिकमेंडेड होगा। बट PYQ बुक्स वहाँ पे निकालिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले। एंड बिलीव मी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा बुरा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ हमेशा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ख्याल रखो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।